आइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। और यह हफ्ता बग्गा साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुधवार रात को आएगी अमेरिका में पॉलिसी। फेड चेयरमैन क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे, वो जानना जरूरी है। बग्गा साहब, स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग। क्या बुधवार को वन एंड डन जो आपने कहा वही होगा? नहीं, वो बोलेंगे नहीं अनिल जी, बट हो गया है। बेसिकली अगर आप फेड का फ्यूचर्स देखें तो सितंबर में लगभग कोई उम्मीद नहीं है रेट हाइक की। नवंबर में 20% रेट हाइक है और दिसंबर में भी 20%। इसके सामने अगले जून तक रेट कट शुरू हो जाता है और अगले दिसंबर तक 6 रेट कट दिखा रहा है मार्केट। तो खैर मार्केट इस साल गलत रहा क्योंकि साल के शुरुआत में मार्केट यही दर्शा रहा था कि इस दिसंबर तक 3 रेट कट हो जाएंगे। वो तो आते गुंजाइश नहीं दिख रही। 5.25 पे एंड होने की गुंजाइश है। अब डेटा क्या है? डेटा, इकोनॉमिक डेटा बहुत स्ट्रांग है अमेरिका का। ये हो सकता है कि फिर फेड पे दबाव डाले कि भाई डेटा, इकोनॉमी अगर होल्ड अप कर रही है और इन्फ्लेशन आपके 2% टारगेट पे नहीं आई, चाहे 3% पे आ गई है, बट जो टारगेट है 2% का उससे अभी भी आगे है, तो आप क्यों नहीं और रेट बढ़ा रहे? तो ये एक जरूर रहेगा प्रेशर। इसके सामने होगा कि बाइडेन ने अगले साल चुनाव लड़ने हैं। सारे उनके पार्लियामेंट के चुनाव हैं अगले साल, उनके राज्यसभा की 1/3 चुनाव आएंगे अगले नवंबर के लिए। वो नहीं चाहेंगे कि अगले साल रिसेशन इकोनॉमी में आया हो और उस माहौल में वो चुनाव लड़े। तो जरूर प्रेशर तो है सेंट्रल बैंक के ऊपर कि बहुत कर दिया आपने, 0 से 5% ले आए, चलिए 5.25% 26 तारीख को ले आएंगे, बट उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, वन एंड डन बोलेंगे नहीं। अच्छा सर, बोलेंगे नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो वो यही कहेंगे डेटा, डेटा ड्रिवन, विल बी डेटा ड्रिवन। एंड ये देखिएगा, बोलेंगे कि सितंबर की मीटिंग लाइव है। ये जरूर वो बोलेंगे शुरुआत में ही कि लाइव है। लाइव का मतलब है कि किसी भी तरफ जा सकता है। तो ऐसा ही बयान देंगे क्योंकि जो हॉक्स हैं, बुलार्ड जरूर रिटायर हो गए तो बुलार्ड इस बैठक में नहीं शामिल है। उनकी जो सक्सेसर आएंगी वो शायद शामिल हो या शायद ना हो, बट बुलार्ड नहीं। वो 14 अगस्त को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं अपने पद से। तो बट हॉक्स यही कहेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी कम हुई पिछले 3 सालों में और अभी तो आप जंग पे विजय का ऐलान नहीं कर सकते और इन्फ्लेशन को शिकस्त देनी है अभी भी। तो यही कहेंगे 2-3 महीने और इन्फ्लेशन इस तरह से ट्रेंड हो जाए नीचे, तब हम देखेंगे। रिस्क चल रहा है, यूक्रेन का बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि रशिया ने जो गेहूं वगैरह के आयात निर्यात पे रोक लगा दी और बोल रहे हैं कि कोई भी शिप अगर यूक्रेनियन पोर्ट पे जाएगा तो वो यही सोचेंगे कि उसके अंदर असला बारूद है, आर्मामेंट सारे हैं और वो उसको अटैक करेंगे। तो सिविलियन शिप्स को भी रशिया ने कह दिया कि कोई पोर्ट पे आएगा अगर यूक्रेन के तो हम अटैक करेंगे। तो यूक्रेन ने भी कह दिया कोई रशियन शिप दिखेगी तो हम उसको अटैक करेंगे। वो तो उनके पास क्षमता कम है, बट रशिया जरूर कर सकता है। तो यूक्रेन का थोड़ा सा संकट बढ़ा है, उससे एग्री कमोडिटीज हमने देखा है। भारत ने भी चावल के एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई, नॉन बासमती के। और जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि भगदड़ मच गई विदेशी विदेशों में, स्पेशली अमेरिका में भारतीय मूल के जो नागरिक हैं वो बहुत चावल होर्ड कर रहे थे भर भर के भाई अभी चावल नहीं मिलेगा। तो काफ़ी गेहूं और चावल की कीमतों में असर पड़ा है ये रशिया के ग्रेन का जो ट्रीटी था उसको फिर से पारित नहीं करने के कारण। तो इन्फ्लेशन का उनको कष्ट रहेगा पावेल को और वो यही कहेंगे अभी हम देख रहे हैं, बट मेरे ख्याल से वन एंड डन है, इसके आगे बढ़ाने का कोई तुक बनता नहीं है। बग्गा साहब, ये जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों की थोड़ी सी फिर से अमेरिका में कमी होती हुई दिखी और वीकेंड पर बड़ा ये ट्रेंडिंग भी हो रहा था, वीडियोस भी आ रहे थे, वीडियोस भी ट्रेंडिंग हो रहे थे। आपने देखे सर वीडियो या दिखाऊं? नहीं, आप दिखाइए। हाँ, बग्गा साहब के साइड साइड में वीडियो चलाते रहिए और किस तरह से चावल की लूट, वो ऐसा मंदिर में अन्नकूट की लूट होती है ना, बिल्कुल गोवर्धन पूजा के दिन, बिल्कुल वैसा वाला हाल है। मंदिर नहीं है, फर्क इतना ही है। तो सर ऐसा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है?
ये क्योंकि देखिए भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का, हम्म। चावल का। और भारत ने पाबंदी लगाई कि रशिया ने जब रोका यूक्रेन से एक्सपोर्ट्स को, तो उसके बाद भारत ने भी पाबंदी लगा दी है कि राइस एक्सपोर्ट नहीं होगा। नॉन बासमती, बासमती तो अलाउड है, बट बाकी चावल नहीं एक्सपोर्ट होगा। तो भारतीय मूल के जो लोग हैं जिनको पसंद है पर्टिकुलर ब्रांड्स, वो यही सोच रहे हैं भाई कल मिले ना मिले, आज जितना मिले लेके खरीद के रख लो। तो और ये इतनी जल्दी तो निकलेगा नहीं जब तक कि रशिया एग्री ना करे। यूक्रेन के पास काफी पड़ा हुआ है, भारी मात्रा में गेहूं और चावल है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनके पोर्ट से वो नहीं इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पहले रशिया अलाउ कर रहा था, ये 1 साल से टर्की के कारण एक डील थी। सो तुर्की गवर्नमेंट ने ये डील कराई थी, बट अब रशिया ने बोल दिया हम नहीं इसको मानेंगे, क्योंकि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारा जो इतना उत्पादन पड़ा है खाद्य पदार्थों का, उसको भी आप बताइए कहाँ जाएगा। तो वो चीन खरीद रहा है ज्यादातर रशिया का जो उत्पादन है, बट सैंक्शंस में कुछ ढील ना होने के कारण रशिया ने ये फिर कहा कि हम इसको नहीं लागू करेंगे। और इसके कारण भारत सरकार क्या कर रही है, अपने अनाज को होल्ड कर रहे हैं कि हमारी कीमतें ना बढ़ जाएं, क्योंकि पूरे विश्व में एकदम से कमी आएगी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। हमने देखा था गेहूं के जो कीमतें थी पिछले हफ्ते लगभग 9% भाग गए थे, चावल भी ऊपर था। तो ये सब का इशू देखते हुए भारत सरकार ने एक पहले ही डिसीजन ले लिया अनिल जी। मगर साहब ये कहा जा रहा है कि आज नेस्डेक 100 में रीबैलेंसिंग भी होने वाली है, कुछ 7 शेयरों के वेटेज वगैरह में भी बदलाव होगा। थोड़ा आजकल डाउ ज़्यादा तेज़ी से भागा है, नेस्डेक भी है मजबूत है, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा कम हुआ है। क्या कुछ मार्केट पर बड़ा असर पड़ेगा, आपको लगता है ऐसा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनिल जी, जो पिछले हफ्ते होना था वो हो गया। 260 बिलियन डॉलर्स का म्यूचुअल फंड और ईटीएफ कनेक्टेड है ये नैस्डैक रीबैलेंसिंग से। 2011 में पहले हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस बारी भी क्या होगा, ये 56% पे पहुंच गए। इनका एक फॉर्मूला है कि अगर कोई कंपनी 4.5% इंडेक्स की हो जाती है, उन सब का अगर आप एडिशन करें, वो अगर 48% से ज्यादा आता है, तो उसको हम फिर से रीबैलेंसिंग करना शुरू कर देंगे। तो अब क्या हो गया, ये जो टॉप 6 स्टॉक्स थे, ये 56% पहुंच गए। इसमें है आपका एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एनवीडिया और टेस्ला। ये 6 मिला के 56% हो गए। तो फिर फंड्स को दिक्कत हो जाती है। कोई अगर फंड चला रहा है डाइवर्सिफाइड से, सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड चला रहा है या नैस्डैक के लिए चला रहा है, उसमें आप अगर ये सारे 56% नहीं होल्ड करेंगे, तो आप इंडेक्स को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? तो ये दिक्कतें आ रही थी, और साथ में कंसंट्रेशन रिस्क बहुत हो जाता है। इसलिए अब ये कटौती कर रहे हैं, तो 56 से 48% इसको काट के ले आएंगे। और इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो है गूगल पे। उसका एक दिन की वॉल्यूम्स का इम्पैक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का 1/3 दिन का वॉल्यूम है, बाकियों का उससे भी छोटा है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट पे है, 4% उनका वेटेज गिरेगा। बट 2011 में जैसे हमने देखा था, कुछ इम्पैक्ट नहीं आया मार्केट पे। ये सब ऑलरेडी पचा लिया गया, क्योंकि 7 जुलाई को नैस्डैक ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। तो लोग तब से ही धीरे धीरे करके पोजीशंस करने लग गए, चेंज करने लग गए। और आज इस पे इसके कारण तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट आते नहीं दिखता है।